मैं डॉक्टर संदीप मील, मैं आपके पास आ जाऊं, फिर मैं संजय सर के पास चलूंगा। सर, ये जो पूरी तस्वीर है, अब वो किस तरफ क्या एक नई आकृति जो है वो ले रही है, क्या एक नया आकार दिख रहा है सियासत का, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, उसमें नीतीश कुमार ने इन सारे दलों को एक साथ लाने का काम किया था। अब आज उस मंच पर अखिलेश यादव भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, ये सारे नेता हैं। तो अब तो ये पूरा गठबंधन ही खटाई में आ गया दिखाई देने लग गया है, डॉक्टर मील। रामप्रकाश जी, मैं इस बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं कि गठबंधन खटाई में आ गया या गठबंधन का भविष्य अभी खतरे में है। अ, जिस तरीके से ये इंडिया गठबंधन बना है, ये चुनाव पूर्व का गठबंधन है और भारतीय राजनीति में अवसरवादी छोटे दलों की, जैसे जिसमें नीतीश भी हैं, जिनकी कोई वैचारिक अ, जो है स्टैंड नहीं है, जिनका कोई अपना नीतिगत समझ नहीं है या नीतिगत जिन्होंने अपना कोई स्टैंड नहीं रखा, वो समय आने पर आज वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं, तो वो कल वापस इंडिया की तरफ आ सकते हैं। उनका इस इन सब से कोई उनको येन केन प्रकरण उनको सत्ता में रहना है। लेकिन नीतीश कुमार की जब हम बात करते हैं, तो हमें एक बात ये समझनी है कि बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में भी नकारा था। वो नीतीश कुमार की इधर-उधर करने की और उसकी अपनी रणनीति के तहत ये बिहार की जनता जनादेश का नीतीश ने जो अपमान किया है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो एनडीए के साथ जाते हैं, तो एनडीए को कोई बिहार में बहुत ज्यादा फायदा दिला पाएंगे। हालांकि अभी पिछले दिनों ये जो उनकी सरकार बनी है, तो उस सरकार ने वहां पर नौकरियां देने के सिलसिले में और बहुत अच्छा काम किया है। तो अकेले नीतीश कुमार दोनों हाथों में सत्ता रखने की नीति अपना रहे हैं। नीतीश कुमार को अभी यकीन नहीं है कि एनडीए की सरकार वो भारत से विदा होने की संभावनाएं हैं। उनको लग रहा है कि राम मंदिर के बाद में ये सब माहौल बन गया है और बहुत भारी सीटों से वो आ रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, लेकिन हमारे देश की आर्थिक स्थिति और हमारे देश के लोगों की जिंदगी की स्थिति अभी इस तरह की है कि एनडीए की विदाई के संकेत आपको धीरे-धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी तो आप भी मेरी बात नहीं स्वीकार करेंगे। दूसरी बात है कि एनडीए का साथ चुनाव लड़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये था कि अभी इन्होंने साथ रहकर एक समय अपना इस देश के जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के उन नीतियों का विरोध किया है। अब नीतीश अगर उनके साथ जाते हैं, तो वो क्या मुँह लेकर फिर जनता के पास उनकी तारीफ करेंगे? वो जनता को स्वीकार नहीं होगा। इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान होगा कि भारतीय जनता पार्टी है, वो कल नीतीश को कुछ कह रही थी, आज अपने अंदर मिला लिया। तो नैतिकताएँ जब प्रभावित हुई हैं, तो वो नीतीश की भी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी की हुई हैं। एनडीए पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतीश वापस आ सकते हैं। उनको देखिएगा एनडीए सत्ता में नहीं, वो सॉरी इंडिया सत्ता में आ रहा है, तो वो वापस आ सकता है। इंडिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और एक बड़ी बात ये है कि आप इसको मत भूलिए कि आचार संहिता लगने के बाद इस देश की स्थिति बदलेगी। हम अंदाज लगाइए कि ना मालूम नीतीश पे क्या दबाव डाले जा रहे हों। हमें पता है अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से दबाव और भय में करके अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है। तो नीतीश उस जी दबाव के तहत भी हो सकते हैं। जी। डॉक्टर मील, तेजस्वी और राहुल, इस समय राहुल गांधी और तेजस्वी दो ऐसे नेता देखे जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, तमाम जो एजेंसियां हैं, उन सारी एजेंसियों से सीधे डट करके मुकाबला करते हुए देखे जा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जिस तरीके से खड़े होते हैं, जिस तरीके से वो सीधे सीधे सत्ता को चुनौती देते हैं, तमाम एजेंसियों को चुनौती देते हैं,
कुछ उसी तरीके का तेवर जो है वो तेजस्वी यादव का भी देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर बयान भी दिया कि ना मेरे पिता इनके आगे कभी झुके हैं और ना मैं इनके आगे कभी झुकूँगा। और जो पीछे सीन बने थे, जिस तरीके से लालू यादव परिवार को टारगेट किया गया, अभी हाल में नीतीश कुमार जिस दिन मिलने गए थे राबड़ी देवी के आवास पर, वो मिल करके निकलते हैं, तेजस्वी बयान देते हैं कि इंडिया में सब कुछ ठीक है, और उसके 2 घंटे के बाद शाम को 4 बजे जो है ईडी जो है वो पहुँचती है, लालू लालू यादव को नोटिस थमा देती है। तो इसके बावजूद भी तेजस्वी का जो तेवर है, वो उनको कहाँ खड़ा कर रहा है। और लोकसभा चुनाव में ठीक है, ब्रजेश सर ने जो बात कही कि भई सीन थोड़ा अलग होता है, लेकिन क्या सेंटीमेंट जब इस तरीके की चीज़ें होंगी, तो वो सेंटीमेंट क्या तेजस्वी और आरजेडी और फिर इंडिया गठबंधन के फेवर में जाके खड़े होंगे? रामप्रकाश जी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का परिवार भारत के दो एकमात्र ऐसे परिवार हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों की अपनी राज सत्ता में सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने की कोशिश की है, जिन पर सबसे ज्यादा झूठे आरोप लगाने की कोशिश की है, जिन्हें सबसे ज्यादा भयभीत करने की कोशिश की है, और इन सब के बावजूद वो मुकाबले में डटे रहे हैं, वो विचलित नहीं हुए हैं। इसका साफ मतलब है कि दोनों नेताओं की वैचारिक समझ है, और ये इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जानते हुए वो दोनों इस देश के संविधान और इस देश की लोक व्यवस्था को, यहाँ के लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये प्रतिबद्धता ही है जो उन्हें हर तरह के लोभ लालच से दूर रखती है, जो उन्हें अपने सत्य पर अडिग रहने की क्षमता प्रदान करती है। तो ये तो इन दोनों नेताओं के बारे में मैं तो सपने में ही नहीं सोच सकता कि किसी प्रकार की इन पे शंका व्यक्त की जाए। चाहे लोकसभा चुनाव में, और आप ये साफ तौर पर देख लीजिए कि कोई भी भारतीय राजनीति में युवा है, उनमें ये दोनों युवा ऐसे हैं जो जिनका जो सोचने और जीने का तरीका है, हालांकि दोनों बहुत ही राज में रही हुई पार्टियों के प्रमुख परिवारों से हैं, लेकिन उन सब के बावजूद ये जनता के प्रति उन्मुख है। ये जनता के पास रहने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं, ये जनता के साथ एकाकार होने की कोशिश करते हैं। तो ये अपने आप को जनपक्षधर बनाने की कोशिश है। ये हो सकता है आज और कल इन्हें पीड़ा देती हो सकता है अभी इनको परेशानियां हो, लेकिन आने वाले भविष्य में इनको बहुत बेहतरीन नेतृत्व के रूप में और एक देश को और प्रदेश को आगे ले जाने की अवसर देगी। ये सच बात है। रही बात उनके पिताजी की लिगेसी की, तो लालू यादव की ये लिगेसी है, और दोनों की जो एक सबसे बड़ी खूबसूरती वो कि दोनों ही परिवारों ने सांप्रदायिकता के, नफरत के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने वो एक परिवार जेल भी गए, उन्होंने अपने घर के लोगों की शहादत भी देखी। ये सब हुआ। तो ये इस तरह का कोई भी नेतृत्व बनता है, इस तरह के युवा जब आते हैं, तो जाहिर तौर पर इसीलिए ये उत्तर भारत में युवाओं के आकर्षण के केंद्र हैं। ये तो हमारे आसपास एक ऐसा प्रपंच रच दिया गया है, एक ऐसा जाल बिछा दिया है कि ये कॉरपोरेट मीडिया और जिस तरह का एक झूठा बवंडर है उसमें दिख नहीं रहा है। मैं आपको जाहिर मतलब मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि बहुत सारे युवाओं से जो अभी पहली बार वोटर, और मेरे घर परिवार के बच्चों से जिनके परिवार कभी मतलब कांग्रेस के परंपरागत वोटर नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पहला वोट राहुल गांधी को देंगे। हमने कहा क्यों? राहुल गांधी को तुम दे नहीं सकते, उसकी पार्टी को दे सकते हो, उसके गठबंधन को दे सकते हो। तो उन्होंने कहा इसलिए कि एक व्यक्ति को बदनाम करने के लिए कितनी बड़ी साजिश रची जाती है, और वो सच्चा है। तो ये बात जो है ना, ये धीरे धीरे लोगों के पास छन के जाती है। इन सब बातों का तात्कालिक महत्व हमें बहुत कमजोर नजर आता हो, क्योंकि वोट की राजनीति में अभी भावनात्मक मुद्दों की हम मान रहे हैं कि बहुत प्रबलता है, लेकिन वैसी प्रबलता रहेगी नहीं। किसानों के, नौजवानों के, विद्यार्थियों के,
मजदूरों के जिस तरह के सवाल धीरे-धीरे विमर्श का हिस्सा बन रहे हैं, वो उसको हम नजरअंदाज भारतीय राजनीति नहीं कर पा रही है। उससे ये साफ ज़ाहिर है कि ये नेता हमारे भारतीय राजनीति के भविष्य में एक बेहतरीन भूमिका निभाने में सक्षम होंगे और मैं तो इन पे किसी प्रकार का ये नहीं कि कल ये कर देंगे, नहीं। मुझे तो हमेशा इन पे विश्वास रहता है। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे भी, क्योंकि इन इन इनकी जो दृष्टि और जिस लाइन पे चल रहे हैं उससे ये डिगे नहीं हैं। अब हाँ, सबसे मुश्किल नीतीश जैसे लोगों का विश्लेषण करने की होती है। सबसे कि वो आज कहाँ है, कल कहाँ है, तो ये एक ऐसा ऐसा स्वभाव की राजनीति बन जाती है, तो उस पे फिर व्यक्ति की प्रवृत्तियों को ही चिन्हित कर सकते हैं कि नीतीश ऐसे व्यक्ति हैं, उसकी किसी नीतियों को चिन्हित नहीं कर सकते। जब वो वहां जाकर भाजपा के मंच पे बोलेंगे, वो किसी भी तरह की भक्ति की बात, तो हमें उस भक्ति पे भी शंका होगी और अगर वो वापस आके इंडिया के मंच पे बोलेंगे, देश को लोकतंत्र को बचाने की बात, तो भी उस पे शंका होगी, क्योंकि उनका इतिहास ऐसा बन गया है। लेकिन सवाल अब इतना है कि कम से कम बिहार की जनता को ये सोचना चाहिए कि ये समय ऐसा है, वो बिहार इतना चेतना के स्तर पे उत्तर भारत में उसे सबसे उम्मीद मैं जिस राज्य से करता हूँ वो बिहार है, जिसने हमेशा इसके लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को बनाने में, उसकी उसकी सुरक्षा करने में आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है। वो लोग सचेत रहेंगे तो नीतीश जैसे लोगों के बदलने न बदलने से राजनीति में, लोकतंत्र को बचाने के संघर्ष में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और देश का बहुत सारे सचेत नागरिक आगे बढ़ रहे हैं, उसको कोई संकट पैदा नहीं होगा। प्रमील, जो बात अभी संजय सर ने एक आंकड़ा दिया कि टीएमसी को पश्चिम बंगाल की बात या ये सारी चीजें, मैं एक चीज और याद दिला दूं सर। अभी बात ये भी लगातार इस चीज का जिक्र होता है कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें वोटिंग पैटर्न अलग होता है। अभी ब्रजेश सर भी इस चीज का जिक्र कर रहे थे और हम सब ये अक्सर देखते हैं। जिस तरीके से आपके राजस्थान में भी भाई सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाती हैं। तो वो एक पैटर्न है। तो ये कैसे कंसीडर हम कर सकते हैं कि कर्नाटक में आज कांग्रेस सत्ता में आ गई है तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट जाएंगी, या तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आ गई है तो भाजपा की सीटें जो है वो नहीं निकल पाएंगी? क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है भाई कि लोकसभा में उनकी जो है वो सीटें, मैक्सिमम सीटें वो हासिल कर ले जाते हैं। अगर हम इनकी कम करेंगे, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटेंगी तो सीटें तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की भी घट सकती हैं। ये कैलकुलेशन जो है केवल इस आधार पर हम कितना मजबूत मान लें इंडिया गठबंधन को और कितना कमजोर मान लें आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि अभी अगर आप इलेक्शन की तैयारियों की बात करें, ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इलेक्शन की तैयारियों की बात करें तो एक पार्टी ऐसी है जो 24 घंटे 365 दिन इलेक्शन की तैयारी करती है, और एक पार्टी ऐसी है जो अभी तक सीटों को लेकर के ही अभी बंटवारा नहीं हो पा रहा है, सुलझा नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे के साथ तमाम सारे मुद्दे जो हैं उस पर सबकी एक राय नहीं बन पा रही है, सबका अलग-अलग बयान आ रहा है। तो एक कन्फ्यूजन भी तो जनता के बीच में जा रहा है इंडिया गठबंधन को लेकर के, डॉक्टर मील। देखिए सर, एक इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से आप कह रहे हैं सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है, तो एक तरफ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जब फैसले लिए जाते हैं तो उनका तरीका होता है, उनमें समय लगता है, और एक तरीके से एक जगह पर दो ही लोग फैसले लेते हैं तो उन फैसलों को हमें लगता है कि इनमें बहुत एकता है। आप मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय और आरएसएस के अंदर इस समय जितने अंतर्द्वंद हैं, उतने इंडिया गठबंधन में मतलब उतने तो है ही नहीं। बहुत ज्यादा अंतर्द्वंद है, बहुत बड़े-बड़े नेता नाराज हैं। मैं यही कह रहा हूं कि अभी भाजपा भी भाजपा से भयभीत है, इसलिए जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी तब तक वो लोग चुप रहेंगे। देखिए वहां से भी कितने लोग बाहर निकलते हैं, विरोध करते हैं। दूसरा ये है कि ये जो सीटों का मसला है, 400 आ जाएंगी, ये एक इस तरह का हमारा मनोविज्ञान निर्मित किया जाता है कि हम उसके लिए तैयार हो जाएं, और
जिस तरीके से चुनाव मैनेज किए जाने की संभावना भारत में दिखती रही है, उसके लिए हमें पहले से ये सब मीडिया के माध्यम से तैयार किए जाएँ कि ये तो पहले ही दिख रहा था कि ऐसा होना था, ताकि आप दूसरी प्रक्रियाओं पर किसी तरह के सवाल ना उठाएँ। बात ये है कि वोटिंग पैटर्न बहुत बदलेगा और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की छवि, कमज़ोर छवि को राम मंदिर के माध्यम से निर्मित करने की कोशिश की गई, उसमें भी बहुत सारे सवाल ऐसे उठे, जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था और लोगों को धीरे-धीरे ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये जो जो प्राण प्रतिष्ठा और शिलान्यास के बीच का जो पूरा तैयार किया गया रोड मैप, ये नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान का हिस्सा था। इसलिए हम इससे बहुत लगता है कि इसके दम पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत वोट मिल जाएँ। मसलन राजस्थान में भी जो 25 की 25 सीटें इनकी थी, अब क्या 26 सीटें आ जाएँगी? राजस्थान में सीट ही 25 से 26 कहाँ से आ जाएँगी? और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही होना है। मेरा तो मानना है कि वो आधे पर आ जाएगी। अगर 12-13 सीटें राजस्थान में हार रही हैं, हरियाणा में सीटें हार रही हैं, तो हम क्या है कि अभी हमने ये मान लिया है और एक एक ये स्थिति बना दी है कि उत्तर भारत है ना, वो बहुत जाहिल है और वो बीजेपी के पक्ष में पूरे तरीके से चला गया है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सामाजिक जिस तरीके से ताना-बाने को इन्होंने राजनीति के ढांचे में कॉर्पोरेट को साध कर फिट किया है, उससे इनकी चीज़ें जिसमें इन्होंने सत्ता के तंत्र का भी इस्तेमाल किया। लेकिन उत्तर भारत में भी इनके इनके विरोध है, इनके अंदर विरोध है, इनके बाहर विरोध है, मतदाताओं में विरोध है। ये लगातार विरोध बढ़ता जाएगा और आचार संहिता के बाद में ये चुनाव नहीं संभाल पाएँगे। देखते जाइए, मैं तो बहुत सकारात्मक रहता हूँ, इतना सकारात्मक रहता हूँ कि लोगों से मिलने के बाद में बहुत सारे अलग-अलग वर्गों के, अलग-अलग काम करने वाले लोगों से मिलने के बाद में कि वो चुप हैं वो दुखी हैं और जब कोई व्यक्ति चुप और दुखी होता है, तो उसमें लोकतंत्र उसे जब अवसर देता है, तो वो मुझे लगता है कि सत्य के पक्ष में ही, वो बेहतरी के पक्ष में ही, लोकतंत्र के पक्ष में ही अपना निर्णय देता है।